ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 29 जनवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन राजनीति से लिया हुआ है। कल बिहार में इतना ज्यादा उठापटक के बाद फाइनली सरकार बन ही गया। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा। क्या वहां पे नया चुनाव हुआ? क्या वहां पे गठबंधन की सरकार जो थी वो क्यों तोड़ा गया? इसके पहले मुख्यमंत्री कौन था? वर्तमान मुख्यमंत्री क्यों है? देखो पूरी कहानी मैं शुरुआत से लेके अंत तक बताऊंगा, जहां जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब देखो, अगर ओवरऑल ही बोला जाए ना, ये लोग मतलब जितने भी राजनेता होते हैं ना, ये अपने फायदा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नुकसान किसका? और अपना यार। क्या कर रहे हैं? हमारे लिए करंट अफेयर बढ़ा दे रहे हैं। कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ना। ठीक है, देखते हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बना। नए मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार। इसके पहले भी नीतीश कुमार थे। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या चुनाव हुआ? क्या चुनाव नहीं हुआ। इसके पहले वहां पे महागठबंधन मतलब अलग अलग पार्टियां मिलकर सरकार चला रही थी। उसके मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने क्या किया कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो जाहिर सी बात है, जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे तो पूरी मंत्रिमंडल मतलब जितनी भी पार्टियां थी वो अलग हो जाएंगी। अब उसके बाद दूसरे पार्टी सरकार बनाने की दावा पेश करेगी। अब देखो क्या हुआ। यहाँ पे टोटल जो सीट है विधानसभा का 243 सीट है, जिसके पास 122 सीट मतलब आधे से ज्यादा, 122 इसका आधा, 122 इसका आधा हो जाएगा, तो आधे से ज्यादा जिसके पास सीट होगा वो सरकार बनाएगा। 2020 में यहाँ पे चुनाव हुआ। अक्टूबर नवंबर 2020 में जब चुनाव हुआ, यहाँ पे कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। मतलब 122 सीट किसी को नहीं मिला। यहाँ पे जो मुख्य मुख्य पार्टियां हैं, आरजेडी जिसके प्रमुख इस टाइम लालू प्रसाद हैं, बीजेपी, भाजपा, जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाकी अन्य पार्टियां, तो किसी के पास बहुमत नहीं मिला। आरजेडी को मिला 79, बीजेपी को 78, जेडीयू को 45, आईएनसी को 19। अब देखो, जब किसी को बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल मतलब जो कोई पार्टियां मिलकर यहाँ पे राज्यपाल से सरकार बनाने की दावा पेश करेंगे तो राज्यपाल उनके मुख्यमंत्री बना देगा। तो शुरुआत में क्या हुआ था, बीजेपी और जेडीयू ये दोनों मिलके, देखो इनके पास 78, इनके पास 45, इन दोनों के पास बहुमत आ गया, तो ये लोग मिलकर सरकार बना दी। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार। फिर हुआ क्या, अगस्त 2022 की बात है। अगस्त 2022 की बात है, ये जेडीयू जिसके नेता नीतीश कुमार है, इन्होंने बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ सरकार बनाया। आरजेडी, जेडीयू, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये सभी मिलके इसे बोला गया महागठबंधन। मतलब बहुत सारी पार्टियां मिलके महागठबंधन की सरकार बनाई। उस टाइम मुख्यमंत्री कौन बना? नीतीश कुमार। और उप मुख्यमंत्री कौन बने? तेजस्वी यादव जो कि आरजेडी पार्टी के थे। अभी देखो क्या हुआ, कल क्या खेला हुआ। कल खेला ये हुआ कि जो जेडीयू आरजेडी के साथ थे, अब आरजेडी का भी साथ छोड़ के ये बीजेपी के साथ दोबारा चले गए। तो बीजेपी के साथ दोबारा जब चले गए तो अब इनके बाद बीजेपी जेडीयू और हम HUM, ये तीनों पार्टियां मिलकर इनके पास 127 सीट हो गया। तो ये बहुमत सरकार में पेश की और इनकी सरकार बन गई। तो मुख्यमंत्री कौन बना? फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री दो लोग बने, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। देखो दो चीज आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। क्या क्या चीज? कि बिहार का नाम जब भी आएगा ना तो जाति जनगणना कराने वाला भारत का प्रथम राज्य है। समझ गए? बाकी आपको नौकरी का पता ही है। तीसरा चीज और कि बिहार अभी भी अशिक्षित क्यों है? तो ये नेताओं की वजह से ही। उत्तरी भारत के जितने भी राज्य है ना, मतलब ये समझ, जैसे अपनी फैमिली में माता पिता का अहम रोल होता है बेटी को आगे बढ़ाने में, वैसे ही राजनीति का एक महत्व होता है पूरे राज्य को आगे बढ़ाने में, पूरे देश को आगे बढ़ाने में। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रिपोर्ट से लिया हुआ है। देखते कौन सा रिपोर्ट है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में IUCN ने किसे असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया? देखो IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो दुनिया भर में पौधे और जानवरों की प्रजाति की संरक्षण की स्थिति का आकलन करता है कि कौन सी पौधे या जानवर अभी संरक्षण की स्थिति में, उनको बचाने की जरूरत है, कौन अभी बचाने की जरूरत नहीं है, उसके आधार पर श्रेणी जारी करता है। असुरक्षित श्रेणी का मतलब हुआ कि वो विलुप्त होने के कम जोखिम है पर खतरे में है। मतलब अभी विलुप्त तो नहीं हो रहे हैं लेकिन वो खतरे में है कि अगर उनको नहीं बचाया जाएगा तो विलुप्त हो जाएंगे। तो अभी असुरक्षित श्रेणी की रिपोर्ट जारी हुआ जिसमें किसको शामिल कर दिया गया? हिमालयी वुल्फ को, जिसको तिब्बती भेड़िया भी कहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसके असुरक्षित श्रेणी में क्यों शामिल किया गया और ये खत्म क्यों हो रहा है? मतलब जाहिर सी बात है, इसको बचाने की जरूरत है। तो खत्म इसलिए हो रहा है कि जो इसका आवास स्थान है, जहां पे ये लोग रहते हैं, हिमालयी क्षेत्र में रहते हैं, इनकी जो आवास है वन, तो वनों की लगातार कटाई हो रही है, कृषि विस्तार हो रहा है तथा मानव के अन्य गतिविधियों के कारण इनकी प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी श्रेणी में क्यों शामिल कर दिया गया? श्रेणी में शामिल करने से क्या लाभ होगा? तो श्रेणी में शामिल करने से लोगों की जागरूकता इसके प्रति बढ़ेगी, तो इनकी सुरक्षा हो पाएगा, सुरक्षा के लिए। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा सैन्य अभ्यास है। हाल ही में नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कब प्रारंभ हुआ, कहां प्रारंभ हुआ? देखो कहां पे प्रारंभ हुआ, जर्मनी पोलैंड के बाल्टिक सागर में। नाटो क्या होता है उसके मैं बताऊंगा। जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया स्टेड फास्ट डिफेंडर अभ्यास। और ये समझ लो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है। बड़ा इसलिए है इसमें 90,000 सैनिक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझ लो कितना आंकड़ा है। और सबसे पहली बार सबसे बड़ा अभी तक का कौन है, वो है रिफॉर्गर अभ्यास, जिसमें 1.25 लाख सैनिक पार्टिसिपेट किए थे। अब आपके मन में दो क्वेश्चन आना चाहिए कि नाटो क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ा। तो नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 1949 में किया गया था। ये इसका प्रमुख जो है वो है अमेरिका। ये यूएसएसआर मतलब इस टाइम जो है रूस, उसके विरुद्ध इसको शुरुआत किया गया था। इसके टोटल 31 देश सदस्य हैं। कितने देश सदस्य? 31। अभी 31वां कौन बना, वो बना फिनलैंड। तो जाहिर सी बात है जब इतने सारे देश हैं तो जब इसका सैन्य अभ्यास होगा तो सभी देश के सैनिक पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए इसकी संख्या ज्यादा हो जाती है। देखो ये बात है, इसका मुख्यालय जो है वो है ब्रसल्स बेल्जियम में। ये बात है कोल्ड वार की, जब अमेरिका और रूस ये दोनों महाशक्तियों के बीच ये युद्ध चल रहा था कि कौन महाशक्ति, कौन दुनिया पे राज्य करेगा। उस टाइम इनके बीच कोल्ड वार हुआ। इसी के विरोध में मतलब रूस को डिफेंड करने के लिए नाटो को स्टार्ट किया गया अमेरिका के द्वारा। ठीक है, एक तरफ है यूएसए और एक तरफ है यूएसएसआर जो कि वर्तमान में रूस है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पुरस्कार से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा पुरस्कार है और कितने क्षेत्रों में इससे क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? देखो यह जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन क्षेत्र में दो श्रेणी में दिया जाता है। दो श्रेणी का मतलब एक तो संस्थागत श्रेणी, एक व्यक्तिगत श्रेणी। अब देखो यहाँ पे जो पुरस्कार दिया गया वो संस्थागत श्रेणी में दिया गया। अब आपके मन में आना चाहिए पहले यह पुरस्कार कब दिया गया। यह पुरस्कार कब दिया गया? 23 जनवरी, क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन था, मतलब जयंती था। सुभाष चंद्र बोस का जयंती था, इसे पराक्रम जयंती के दिवस में मनाया जाता है। संस्थागत श्रेणी में जिसको पुरस्कार मिलता है उसको 51 लाख रुपए मिलता है। व्यक्तिगत श्रेणी में जिसको पुरस्कार मिलता है उसको 5 लाख रुपए मिलता है। अब बात करते हैं संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया। उसका नाम है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, जो कि उत्तर प्रदेश का है। अब बात करते हैं इसे क्यों दिया गया और यह क्या करता था। तो यह आपदा के समय हवाई सहायता देता था, क्योंकि पैरासूट है तो पैरासूट का मतलब हवाई से संबंधित ही है, तो यह हवाई सहायता करता था। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कहाँ मदद किया, कहाँ मदद किया? जो ऑपरेशन दोस्त सरकार के द्वारा तुर्की और सीरिया पे जब भूकंप आया था तो वहां ऑपरेशन दोस्त के समय 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल के द्वारा हवाई सहायता दिया गया था। साथ में ऑपरेशन मैत्री की बात करें जब नेपाल में भूकंप आया था, उत्तराखंड बाढ़ के दौरान भी इन्होंने मदद किया था। ठीक है जी, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा सैन्य अभ्यास है और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन किसके साथ प्रारंभ हुआ? देखो अभी ये दूसरा है। पिछली बार 2022 में इसको शुरुआत किया गया था भारत और मिस्र के द्वारा, तो अभी दूसरा भी भारत और मिस्र के बीच होगा। जी हाँ, तो भारत और मिस्र के बाद पहली बार ये प्रारंभ कहाँ किया गया? ये भारत के थार मरुस्थल रेगिस्तान में किया गया, रेगिस्तान राजस्थान में किया गया था। अभी दूसरा शुरुआत किया गया। कौन अध्यक्षता कर रहा है? वो मिस्र द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा है। कहाँ पे किया जाएगा? या तो भारत या तो मिस्र। तो कहाँ पे किया जा रहा है? ये मिस्र के रेगिस्तान नुबियन में किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं मिस्र से संबंधित। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। अभी ये नया मेंबर ब्रिक्स का नया मेंबर भी बना। ब्रिक्स के टोटल 5 नए मेंबर बने। ब्रिक्स की राजधानी की बात करें, इसका राजधानी काहिरा या कैरो बोल दो। मिस्र के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल फतह अल सीसी, जो कि तीसरी बार राष्ट्रपति बने और ये पिछली बार गणतंत्र दिवस पे चीफ गेस्ट के रूप में ये शामिल हुए थे इंडिया में। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कितने ऐप पर क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया और जो ऐप है वो क्या करेगा? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? उस ऐप का नाम है अनुवादनी ऐप। क्या नाम है? अनुवादनी, अनुवाद करने के लिए, समझ गए, अनुवाद करने के लिए। अब किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्र सरकार के द्वारा। यह ऐप क्या है? तो यह जो ऐप है, इस ऐप के माध्यम से स्कूल और हायर एजुकेशन की जो शिक्षा है ना उसको अलग भाषाओं, क्योंकि संविधान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं में अनुवाद किया जा सके। कोई भी शिक्षा हो, स्कूली शिक्षा हो चाहे हायर एजुकेशन, उसको इस ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। क्यों किया गया? तो मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया। किसके अंतर्गत यह आता है? तो जो नई शिक्षा नीति 2020 आया था उसी के अंतर्गत, उसका ध्येय है एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसी के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। और अभी हाल ही में इनसे क्या और भी कोई ऐप लॉन्च किया गया? जी हाँ,
ई साक्षी ऐप। ई साक्षी का मतलब होता है जो आपराधिक मामले होते हैं उसको साक्ष्य एकत्र करने, साक्ष्य मतलब एक तरह से सबूत या प्रूफ एकत्र करने के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया उसका नाम है ई साक्षी ऐप। दूसरा ई सरस है। ई सरस से क्या होगा, ग्रामीण आत्मनिर्भर महिला के उत्पादों को बेचने के लिए, कोई अगर प्रोडक्ट बनाती है उसको बेचने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है ई सरस ऐप। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। साथ में अगर आप इस फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।